माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उन्होंने हमें केवल जीवन नहीं दिया, बल्कि हमें इस लायक भी बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के दिल में एक गहरी तड़प और उम्मीद होती है। ये उम्मीद होती है कि शायद उनका कोई अपना उन्हें याद करेगा और उनसे मिलने आएगा। आप अपने बारे में बताइए कुछ। तो मेरा नाम तो सावित्री है। वैसे स्टेशन के सामने चावला बिल्डिंग है ना, उसी गली में हमारा मकान और माल गोदाम के सामने 3 दुकान थी। तो मैं 16 साल की ब्याही आई थी। थोड़े दिन तो दिल्ली रही, दिल्ली है ससुराल सदर में। तो बेटा फिर आपको पता है कि भाई भाइयों की नहीं बनती, दिरानी जेठानियों की नहीं बनती। तो मैं सबसे, मेरी जेठानी तेज थी। तो मैंने इनको कहा, मैंने कि दीदी बहुत डांटती है, बहुत मुझे कुछ कहती है, मुझे मेरी माँ के घर छोड़ा। तुम बेटी मैं पटना की हूँ। तो बोले कि नहीं बेटी मायके नहीं जाती है, खुशियों में जाती है। लड़के या किसी वजह से मैं पहुंचा दूं तो वो लोग भी हमें, हमारे माँ बाप को भी बुरा कहेंगे। तो इसलिए बेटा मैं फिर इधर ही आ गई जब मैं 16 साल की थी। तो आप 16 साल की थी? हाँ, तब से शादी हो गई। तब शादी हो गई। आपको यहाँ आए हुए कितने साल हो गए? फरीदाबाद में तो 16 से रह रही हूँ, अभी तक रह रही हूँ। और ये इस जगह में आश्रम में तो मुझे नवंबर 27 को 1 साल होएगा। अच्छा। हाँ, हो गया, दूसरा लग गया। तो बेटा मैं फिर अपना रहती रही। बच्चे मेरे, बेटी 4 थी, 2 बेटा है। सबको अच्छे 94 में वो खत्म हो गए। तो नौकरी कर करके मैंने बच्चों को होशियार किया और मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। बेटों को 1 नंबर मार्केट जो है यहाँ, ये जो गाड़ियों के नंबर प्लेट लिखे जाते हैं, ये मैंने दोनों बेटों को सिखा दिया। बुजुर्गों की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां वो अपने परिवार से दूर हो जाते हैं और अकेलेपन का सामना करते हैं। उनका हर दिन इस इंतजार में बीतता है कि कहीं उनका बेटा, बेटी, पोता या पोती या कोई रिश्तेदार उन्हें लेने आएगा और उनके साथ समय बिताएगा। जी सर, आपका नाम? ऋषि राकेश विश्वास। जी। आप कब से यहाँ पर हैं? मैं 2014 में आया था यहाँ पर। ओके, लंबा टाइम हो गया है। हाँ जी। जी, तो सर मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ जी। मुझे जहाँ तक लगता है आपका एक परिवार होगा हंसता खेलता। नहीं, अब बैचलर सन्यासी। ओके। मैं शुरू से गुरु आश्रमों के अंदर रहा हूँ। स्वामी विश्वास जी हैं, विश्वास मेडिटेशन वाले। मैं उनका शिष्य हूँ। हमारा बेस जो है वो दक्षिणी के अंदर है, हिमाचल में। और मेरी फैमिली सारी अब्रॉड में सेटल्ड है। और मैं शुरू से क्योंकि गुरु चरणों में रहा हूँ, तो मैं तो यहाँ उनके ही माध्यम से आया हूँ। क्योंकि 1998 के अंदर यहाँ पे कैंप लगा था स्वामी विश्वास जी का, तो मैं उनके साथ यहाँ पर आया था। तो उस समय स्वामी जी ने शायद ये महसूस किया होगा कि मेरा दाना पानी यहाँ पर है, उसके माध्यम से मैं यहाँ पर आ गया। तो आप मेरी फैमिली, मतलब 78 में मैंने अपने परिवार छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि अगर आप अध्यात्म में जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर अगर आप जा रहे हैं, तो फिर पीछे बैक व्यूअर पे देखना, जितने देखेंगे उतना आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे स्वामी जी इसी माध्यम से उन्होंने मेरे को यहाँ पे भेजा बस। अब यहाँ पे कई सारे लोग हैं, कैसा लगता है यहाँ पे आपको? बहुत अच्छा लगता है। अगर अच्छा नहीं लगता होता तो हम यहाँ होते नहीं, कहीं और चले जाते। हाँ, बहुत अच्छा सिस्टम मेरे हिसाब से। NCR के अंदर अगर कोई सबसे बेस्ट कोई ओल्ड एज होम है तो यही है, जनक सेवा समिति। हर तरह की फैसिलिटीज़ है, सेक्टर के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ पर अच्छी रिच डेंट्रीज आती हैं, मतलब, और हेल्दी फूड्स मिलते हैं। और हर लिहाज से ठीक है, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है, किसी तरह की कोई बाइंडिंग भी नहीं है। हमें तो कहीं जाना नहीं होता, क्योंकि हम तो सारे ही वहाँ पर, यहाँ कोई है नहीं।
अदरवाइज़ क्या, अगर कोई व्यक्ति भी अपने फैमिली के मेंबर से जाके मिलना चाहता है, कहीं जाना चाहता है, तो यहाँ ऐसी कोई बंदी नहीं, बाहर रजिस्टर रखा है, आप उसमें एंट्री कीजिए, उसके बाद जहाँ आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं आप। तो मतलब हर तरह की आज़ादी है। मतलब हर तरह की आज़ादी, प्लस जो जितने भी हम लोग ये मेंबर्स हैं, 6 लेडीज़ हैं, 6 जेंट्स हैं यहाँ पे। शायद घरों में इतनी सुविधा नहीं मिलती होगी, क्योंकि सब डिफरेंट उससे बिलोंग करते हैं, तो किसी तरह की आपस में कोई हौच पौच वाली कहानी तो है ही नहीं, तो सब ठीक है बस। नए नए एक्सपीरियंस ज़रूर मिलते होंगे आपको, सुनने में भी और देखने में भी। दीदी वो तो एक्चुअली अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको, क्योंकि जीवन जो है ना वो टोटल एक आपका कॉम्प्रोमाइज़ है। अब मैरिड है तो भी, अनमैरिड है तो भी, समझौते से ही सारा सिस्टम चलेगा। और जितना आप वर्तमान के अंदर जिएंगे उतने आप सुखी रहेंगे। अतीत में जिएंगे, किसी ने कुछ कह दिया, मैंने उसको पकड़ के अपनी भीतर गांठ बना ली, मैं बात ही करना बंद कर दूं 4-4 महीने तक किसी के साथ, तो उस तरह से जीवन नहीं कटता। जीवन तो ये भी, किसी ने कुछ कह दिया तो ठीक है, अभी 2 दिन बाद 4 दिन बाद या माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो, बस सीधा सा फार्मूला है अपना। तो जी, बिल्कुल सही कहा सर ने कि भूल करके आगे बढ़ो। आज की जनरेशन से ना ये थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम होती है। दीदी क्या है एक्चुअली ना, आज की डेट में तो ना ईगो इतनी ज़्यादा है, सटल ईगो। 2 साल का बच्चा भी जो है टॉलरेट नहीं करता। तो ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है, मतलब इसके अंदर आप किसी को दोष नहीं दे सकते, फितरत है इंसान की, मतलब ना उसके अंदर सटल ईगो। तो हमारे स्वामी जी तो ये कहा करते थे, जो इनलाइटेड सोल्स होते हैं, जिन्होंने स्वयं स्वरूप को जान लिया, उसके अंदर भी एक अंश काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, क्षमता, ममता, एक अंश उसके अंदर रह जाएगा। अगर आप जब यहाँ से उसमें लीन होते हैं, परमात्मा में लीन होते हैं, जब तक आपकी देह है, जब तक शरीर है, ये सारी चीज़ें आपके साथ रहेंगी। 5 तत्व की काया है, 5 विकार के साथ आया है वो, तो ये तो छूटता नहीं है उसके अंदर। तो अपने पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से अपने आप को मैनेज करते हैं। दूसरे को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि इंसान अपने आप को बदल ले। नोबडी कैन प्लीज टू एवरीबॉडी। हम सभी को संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश यही करें कि मतलब उतने ही पाँव बढ़ाएं जितनी हमारी इजाज़त है, उससे आगे ना जाएं। वो किसी भी फील्ड के अंदर हो, तो सोच समझ के इशारा करना पड़ता है। जी, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर वो है मिस्टर अरुण बेहरा, जो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं। मतलब मुझे लगता है भी उनसे अच्छा कोई गार्जियन, उनसे अच्छा कोई मित्र हो नहीं सकता। देखो, जब आप कहीं भी रहते हो, जैसे पेरेंट्स का या गार्जियंस का क्या सिस्टम होता है कि थोड़ा सा सख्त भी होना पड़ता है कहीं कहीं, और थोड़ा विनम्र भी होना पड़ता है। दोनों तरफ से बैलेंस बना के चलेंगे तो कहीं भी जीवन काटना असुविधाजनक नहीं हो सकता। और इस मामले में अरुण मेहरा जी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पहले गांधी जी थे, उनका भी 2 दिन पहले शरीर पूरा हो गया। ही वॉज अ वेरी नाइस सोल, बहुत ही अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे। मुझे तो एक तरह से समझ लीजिए भी, जब मैं शुरू में यहाँ पर आया था तो मैंने उनसे ये कहा था कि मैं इंडिविजुअल रूम में रहना चाहता हूँ, ध्यान साधना करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। उन्होंने बोला नहीं ऋषि जी, आप ऐसा करो, आप जो है जॉइंट के अंदर हो, हॉल के अंदर 5-6 लोग रहते हैं, आप उनके साथ रहिए, सेवा भाव लेकर आए हैं गुरु आश्रम से, तो इनकी सेवा कीजिए। तो वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। अलग रूम में आप रहो, कुछ 19-20 हो जाए आपके साथ तो कोई है नहीं, तो कोई ना कोई तो साथ में होना ही चाहिए। तो बस सबसे बड़ी बात तो यह है कि भी जीवन की लास्ट मोमेंट के अंदर कौन किसके काम आएगा, ये वाली बात है, तो थोड़ा सा बना के रखना पड़ेगा आपस के अंदर। बस ये मेरे माँ बाप ख़त्म हो गया, भतीजी भी घर वाली सी जवान लड़की थी वो ख़त्म हो गई। बाकी मेरा सारा, मैं यहाँ मन लगा रही हूँ, अपने काम करती रहती हूँ, मंदिर के दर्शन करने जाती हूँ। अब यहाँ वो कहते हैं कोई नहीं, भाई जो जीजा था वही पूछता था मेरे को, अब वो ख़त्म हो गया। वही कहते मेरे भाई आता मिलने के लिए, मिल के चला जाता है। मैं यहाँ सारा करूँ, यहाँ मन लगा रही हूँ, अपना घर समझ रखा है यहाँ मैं अपना मन लगा रही हूँ। यहाँ मेरे 3 बच्चे हुए, 3 ख़त्म हो गए, 2 रह गए मेरे। मैं बहुत परेशानी हूँ। और वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए ये अकेलापन सबसे ज्यादा तकलीफदायक होता है, जब वो अपनी जवानी और परिवार के साथ बिताए अच्छे समय को याद करते हैं। कैसा लगता है यहाँ पे आपको? ठीक है, सारी सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ आना कैसे हुआ आपका? यहाँ पर आना कैसे हुआ? बहन, आपका परिवार वही अंदर जो हम तीनों,
नहीं, आपकी फैमिली शादीशुदा है? हाँ हम शादीशुदा। तो हस्बैंड, बच्चे? बापू है बस। अच्छा, एक बेटा है। ओके, हस्बैंड वो भी है। तो बच्चा है, हस्बैंड है, फिर यहाँ आपका आना कैसे हुआ? ले आई थी मेरी बहनें, तीनों ले आई थी। तीनों ले आए। तो हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा, बच्चे ने कुछ नहीं कहा? नहीं कुछ नहीं कहा। उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा अच्छा चले गए। अच्छा अच्छा तब बहन बोल रखने के बजाय। अच्छा। तो क्या एज है आपकी? मेरी 40 साल है। 40 साल है। अच्छा, तो यहाँ आपको कैसा लगता है? ठीक ठीक लगता है? यहाँ कोई ऐसा जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे? सभी अच्छा है। तो पूरी दिनचर्या कैसे बीतती है, क्या करते हैं आप सुबह से शाम तक? यही जो करते रहते थे, टीवी चलाए रहते रात को ऐसे। अच्छा, तो मतलब हर चीज़ की सुविधा है, एक परिवार की तरह, है ना? मेरा नाम अरुण मेहरा है और मेरा जन्म लाहौर 1942 में हुआ। तो ये जीवन में मैंने इतना कुछ पाया और मैं चाहता हूँ मैं सबके साथ शेयर करूँ। जी। 1951 में जब मेरे को मेरे पिताश्री ने दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में एडमिट किया और मेरे प्रिंसिपल ब्रिटिशर थे मिस्टर टाइटलर। वहाँ से मैंने एजुकेशन प्राप्त की और आज डीपीएस के 200 स्कूलों से ज़्यादा स्कूल हैं और मेरे एम्बलम आज भी वही है, सर्विस बिफोर सेल्फ। सो प्रभु ने मेरे दिमाग में डाला कि वाई नॉट डू समथिंग फॉर अदर्स ओनली फॉर योर सेल्फ। सो मैंने कहा भाई ये तो मुझे मौका मिला है, फिर पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, मेरी बैकग्राउंड वही है और मैं वहाँ भी सोशल वर्कर था और मैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स में CSM था, कंपनी सार्जेंट मेजर, स्कूल ड्यूरिंग स्कूल ओनली। देयर वर 4 स्कूल्स अंडर मी। 1975 में मैंने डिसाइड किया, बिकॉज आई हैड इवन लेफ्ट माई होम, मेरे अंदर इतनी वो आ गई, सेवा भाव आ गया, तो आई लेफ्ट होम ऑल्सो। मैं जैसे संन्यास ले लेते हैं, मैंने संन्यास ले लिया था, लेकिन फिर मुझे किसी कारणवश मुझे सबने प्रेशराइज किया वहाँ पे जहाँ मैं गया, बिहार में गया था। वहाँ से फिर मुझे वापस आना पड़ा अपने माता पिता जी के साथ, अपनी पत्नी के साथ, दोनों बेटों के साथ। मैंने उनसे एक प्रॉमिस लिया कि मेरे कर्म में बाधा मत बनना। आप कहते हो कि मैं फैमिली में सबके साथ रहूँ, मैं रहूँगा, बिजनेस करूँगा, लेकिन मेरे कर्म में बाधा मत बनना। सो मैंने उस समय डिसाइड किया कि आई हैव टू डू समथिंग विच शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस ऑल अदर पीपल। सो उस समय मैंने एक NGO बनाया, जनक सेवा समिति। जनक इस नेम ऑफ माय मदर। जी। तो 1975 से मैंने ये सब शुरू किया और उस समय मैंने गॉस्पेल पढ़ी थी, विवेकानंद जी की थी और उससे मेरी माइंड बहुत चेंज हो गई। उसमें मैंने जो चीज़ ग्रास्प की वो थी मानव सेवा, माधव सेवा। सो मैं उसी में मेरा सारा जो जीवन था, आगे जो परमात्मा ने चलाना है और चलाया है, वो उसी में चल रहा है आज की डेट तक। तो 75 से मैं समझ लीजिए इस काम में लग गया और पहला हमारा प्रेसिडेंट था मिस्टर पेराला रत्नम, जनक सेवा समिति। He was ex-ambassador of India to many countries, and there were quite more, many prominent people in that समिति। लेकिन आप जानते हैं जितनी भी आपकी समितिज देखेंगे, जितने आप NGOs देखेंगे, कर्म करने वाले 1-2 ही होते हैं, बहुत कम मिलते हैं कर्म करने वाले। बस प्रभु ने मेरे को लगन लगा रखी थी, मैं लगा रहा। और 1986 में मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी शिफ्ट हो गया। वहाँ माता का मंदिर है, 25 साल मेरी सेवा वहाँ की भी है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी माता मंदिर की। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू, पहले तो 1975 में मैं मिस्टर सिकंदर बख्श से मिला जो हाउसिंग मिनिस्टर थे जनता गवर्नमेंट में। मैंने उनसे अपना प्रोजेक्ट रखा, जनक सेवा ग्राम। 10 एकड़ ज़मीन मांगी मैंने उनसे, लेकिन उन्होंने मेरे को 1 गज ज़मीन नहीं दी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम थी जो मैं विजुलाइज कर रहा था, सेपरेटेड वुमेन, विडोज, यंग ऑर्फन्स, ओल्ड पीपल। मैं उन सबको एक फैमिली में यूनाइट करके ना एक प्रोजेक्ट मैंने बहुत सुंदर बनाया था, सेल्फ सफाइजिंग, ताकि आई शुड नॉट हैव बेगिंग बाउल इन माई हैंड। लोगों से मैं पैसे लूँ
और वो प्रोजेक्ट चलाऊँ, इट वुड बी सेल्फ सफाइजिंग। लेकिन उन्होंने मेरे को एक गज ज़मीन नहीं दी, लेकिन मेरे मन में वो भाव था कि मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है। तो ये जो ज़मीन आप जहाँ बैठे हुए हैं आप, ये 92 में मैंने खरीदी, और 92 में ऐसे खरीदी, वो भी NGO के नाम, जनक सेवा समिति थ्रू अरुण कुमार मेहरा, ताकि मेरे परिवार वाले ये ना कहें कि ये हमारी है। तो टोटली इट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, थ्रू अरुण मेहरा, दैट्स इट। और उसके बाद फिर यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं, पहले हमारे पास यहाँ पे 26 बुजुर्ग थे जी। बहुतों की डेथ हो गई, बहुतों को हमने रिहेबिलिटेट किया, घर वापस भेजा, क्योंकि परिवार से बहुत दुखी हो जाते हैं। और बच्चे भी आजकल मालूम है आपको क्या हालत कर रहे हैं, उनको हम कोशिश करके रिहेबिलिटेट हमने उनको किया। तो अब पोजीशन ये है कि अब आपने सबसे मुलाकात तो की होगी। सबसे मुलाकात की, बहुत अच्छा लगा बात करके, और सभी आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। आप हैरान होंगे कि हमारे घर में इतना अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल सकता जितना हमें यहाँ आनंद है। यहाँ पे हमें प्रभु की कृपा से यहाँ पे महसूस मैंने किया, यहाँ तो प्रभु का वास है। बिल्कुल। समाज और परिवार को इस बात को समझना चाहिए कि बुजुर्गों को शारीरिक देखभाल के अलावा मानसिक और भावनात्मक समर्थन की भी जरूरत होती है। उनकी कहानियां सुनना, उनके साथ समय बिताना और उन्हें ये एहसास दिलाना कि वो अकेले नहीं हैं, ये सब उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमें ये समझने की जरूरत है कि बुजुर्गों का इंतजार केवल उनका नहीं बल्कि हमारे समाज का भी है। अगर हम अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा सा समय निकाल कर उनके पास जाएं, तो हम उनके अकेलेपन को कम कर सकते हैं और उनके दिल में जो उम्मीद और प्यार का दीप जलता है उसे और भी मजबूत कर सकते हैं।